हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है और हमारा जनरेशन का काम या ट्रांसमिशन का काम किस तरह से हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये पावर सिस्टम को सप्लाई सिस्टम भी कहा जाता है या सिंगल लाइन डायग्राम भी हम लोग इसको कहते हैं। यह सिंगल लाइन डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम किसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इट इज़ नथिंग बट द कम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। या इसको आप और यूटिलाइजेशन को भी ऐड कर सकते हैं, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन विथ प्रॉपर कंट्रोल। यानी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, ये हमारा कंप्लीट पावर सिस्टम कहलाएगा। तो हम लोग बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड पावर सिस्टम जो नाम है, इस पावर सिस्टम को भी बहुत कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए पावर सिस्टम हमने लिखा है। पावर सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक को हम लोग PS1 कहते हैं, इसी को ये बीटेक वाले के अंदर सिलेबस के अंदर नाम पावर सिस्टम 1, या डिप्लोमा के अंदर इसको हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। दूसरा PS2 है, ये पावर सिस्टम 2, या इसी को हम लोग डिप्लोमा के अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। ये हम लोग को 4th सेम के अंदर है। और इसके अलावा पावर सिस्टम के अंदर स्विच गियर प्रोटेक्शन SGP, ये स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग को सर्किट ब्रेकर के बारे में, रिले के बारे में, और रिले के अलावा हमारा आइसोलेटर के बारे में, फ्यूज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी यूटिलाइजेशन किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को करना है, और इसके अंदर ट्रैक्शन भी इंक्लूडेड है, और बहुत सारा हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ होता है वो किस तरह से करना है, वो सारी बात होती है। RS रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये हम लोग को जनरेशन के अंदर डिप्लोमा के अंदर थोड़ा है, बीटेक वालों को सेपरेट सब्जेक्ट दिया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसी को हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। इसके अलावा HVDC सिस्टम है, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, EHVAC सिस्टम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। ये सारा दोनों ट्रांसमिशन है, हम लोग को डिप्लोमा के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर भी पढ़ना है, बीटेक वालों को सेपरेट सब्जेक्ट है। PSOC पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी पावर सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट और कंट्रोल किया जाएगा। और CMPS कंप्यूटर मेथड इन पावर सिस्टम, यानी कंप्यूटर मेथड हमारा पावर सिस्टम के अंदर किस तरह से अप्लाई हुआ, कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि पावर सिस्टम के अंदर बहुत सारा वेरियस सब्जेक्ट है जो इंक्लूडेड है, यानी पावर सिस्टम अपने अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट को रखता है, इंक्लूड रखता है। तो ये सारे सिस्टम को, इतना सारा जो सब्जेक्ट है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। एक सिंगल लाइन डायग्राम है जिसकी सहायता से पूरे पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जानते हैं। ये छोटा सा जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये जो एक्चुअली सिंबल है अल्टरनेटर का, यानी इसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए जनरेटिंग स्टेशन के लिए ये, लेकिन इसके माध्यम से जनरेटिंग स्टेशन के अंदर हमारा अल्टरनेटर लगा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जनरेशन के लिए अल्टरनेटर की सहायता से हम लोग जनरेशन का काम करते हैं। और ये जो हमारे पास ये जनरेटिंग स्टेशन जो है, ये हम लोग को PS1 के अंदर या जनरेशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जनरेशन की बात की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को किस तरह से जनरेट करना है। इसके लिए वेरियस सोर्सेज होता है, वेरियस सोर्स की सहायता से हमारा डिफरेंट प्लांट बनता है, और उसकी सहायता से हम लोग पावर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, और हमारा टाइडल पावर प्लांट है। इस तरह से वेरियस पावर प्लांट है जिसकी सहायता से हमारा पावर जनरेशन का काम होता है। तो यहाँ पर जो सर्किल दिख रहा है, ये पूरे पावर जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर जनरेशन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस जनरेटिंग स्टेशन, चाहे थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, सब जगह पर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर नंबर ऑफ अल्टरनेटर, यानी बहुत सारे अल्टरनेटर आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं एक बस बार की सहायता से। ये बस बार क्या है, आगे हम लोग टॉपिक में कभी बात करेंगे। तो इस बस बार की सहायता से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जितना भी हमारे पास अल्टरनेटर यहाँ से इनपुट आता है, और यहीं से फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसमिशन का काम होगा। यहाँ अल्टरनेटर कितना लगा होगा ये डिपेंड करता है लोड पर, यानी लोड जितना ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ अल्टरनेटर यहाँ पर पैरेलली हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये तो जनरेशन की बात होगी। अच्छा, जनरेशन के अंदर जो वोल्टेज लेवल होता है वो हमारा 11 kV होता है, यानी जो वोल्टेज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे
वो 11 kV प्रोड्यूस करेंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं 11 kV क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा सोर्स जो है, यानी उसको प्राइम मूवर कहते हैं, प्राइम मूवर की सहायता से हमारा मैकेनिकल इनपुट मिलता है अल्टरनेटर को, वो हमको प्राइम मूवर के पास सोर्स से ज़्यादा मिल जाएगा। यानी अगर हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट के पास बहुत अधिक मात्रा में हमको वाटर चाहिए। इसके अलावा जो अल्टरनेटर लगा हो उस अल्टरनेटर का साइज़ बढ़ जाएगा, वाइंडिंग हीट होने लगेगा, वाइंडिंग के अंदर लॉसेज बढ़ सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या उसके साथ अल्टरनेटर के साथ जो स्विच गियर इक्विपमेंट लगा हो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो सिस्टम होगा, ये जनरेटिंग सिस्टम अल्टरनेटर, वो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए हम लोग 11 kV ही प्रोड्यूस करते हैं। और सम केसेस में जो एडवांस कंट्री है वो 33 kV भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हमारे जनरेशन जो इंडिया के अंदर जनरेशन जो वोल्टेज लेवल है वो कितना है, तो वो 11 kV है। ये तो जनरेशन की बात हुई, यानी हम लोग 11 kV जनरेट कर लिया। अब जनरेशन के बाद हम लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि जनरेशन के बाद हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसमिट क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर यह है कि हम लोग जहाँ पर जनरेशन का काम हो रहा है वहाँ पर हमारा सोर्स अवेलेबल नहीं है, और जनरेशन का काम वहाँ पर, यानी जो प्लांट बना होता है वो प्लांट ऐसे जगह पर बना होता है जहाँ पर सोर्स अवेलेबल है। जैसे अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट ऐसे जगह पर बना होगा जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, हिली एरिया के अंदर, और वाटर जहाँ पर अवेलेबल वहाँ पर हमारा इकोनॉमिकल है, तो वहाँ पर हमारा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वहाँ पर लोड नहीं है, तो लोड के लिए हमारा ट्रांसमिशन का काम फिर करना होता है। तो ये हमारा जहाँ पर सोर्स अवेलेबल है वहाँ पर जनरेशन का काम हो गया। अब लोड के पास पहुँचाने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो हमने 11 kV को अब 132 kV के अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्टेप अप कर दिया, और उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन का काम करेंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है कि हम लोग जब ट्रांसमिशन का, तो 11 kV को क्यों नहीं हम लोग ट्रांसमिट किया, इसके लिए हम लोग 132 kV के अंदर क्यों कन्वर्ट किया? तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब हम लोग 132 kV के अंदर या उससे भी अधिक वोल्टेज लेवल पर हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा जो करंट की वैल्यू होती है वो घट जाती है। ट्रांसफार्मर केस में जैसे वोल्टेज स्टेप अप करेंगे करंट की वैल्यू घट जाएगी, और जब करंट हमारा रिड्यूस होगा तो जो लॉसेज है I² लॉसेज वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ओवरऑल ट्रांसमिशन के अंदर आपका जो लॉसेज है वो कम हो जाएगा। इसी लॉसेज को कम करने के लिए हम वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। 132 kV में भी किया जाता है, इसके अलावा आपका 220 kV में, 400 kV में, या उससे भी अधिक आपका 765 kV, या हमारा फॉरेन कंट्री के अंदर 1000 kV तक भी हमारा स्टेप अप किया जाता है। तो इसको स्टेप अप करने से हमारे पास लॉसेस डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारा 220 kV के अंदर स्टेप अप किया जाएगा या 400 kV के अंदर, ये डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना है, कितना दूर हमको ट्रैवल करना है। जितना ज़्यादा दूर ट्रैवल करेंगे उतना अधिक हमारे पास वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करना होगा। दूसरा, हमारे पास ये स्टेप अप करने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिल जाता है कि जैसे आप वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। आगे हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे इसका। तो वॉल्यूम हमारे पास, जैसे वोल्टेज लेवल को आप बढ़ा देते हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यानी जितना मटेरियल का खपत हो रहा है वो मटेरियल का खपत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वोल्टेज लेवल को बढ़ाने से। इसी सब रीज़न की वजह से हम लोग वोल्टेज लेवल को बढ़ा देते हैं, स्टेप अप करते हैं। और स्टेप अप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। जितना भी डिस्टेंस हमको कवर करना वो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, और फिर अब हम रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो ये जो स्टेप अप का काम हो रहा था ये सारा जनरेटिंग स्टेशन के अंदर हो रहा था, जन अल्टरनेटर भी लगा और वहीं हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर 3 फेज लगा हो, उसके माध्यम से स्टेप अप कर लिया और ट्रांसमिट करने के बाद रिसीविंग स्टेशन पर पहुंच गए। इस रिसीविंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन कर रहे हैं 132 kV से 33 kV के अंदर, या कुछ केसेस के अंदर हम लोग 66 kV के स्टेप डाउन करते हैं 132 kV से 66 kV में। ये स्टेप डाउन कर लिया। और ये जो रिसीविंग स्टेशन बना होता है, ये रिसीविंग स्टेशन बना होता है सिटी के आउटस्कर्ट्स में, यानी जो हमारा शहर है सिटी है उसके बाहर बना होता है। ये सिटी के बाहर इसलिए बनाते हैं ताकि इतना हाई वोल्टेज यानी 132 kV 220 kV इतने हाई वोल्टेज को हम लोग अपने सिटी के अंदर नहीं लाते हैं। सेफ्टी फैक्टर हमारा डिपेंड करता है, सेफ्टी यानी शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग इतने हाई वोल्टेज लेवल को हम लोग बाहर सिटी के आउटस्कर्ट्स में ही स्टेप डाउन कर लेते हैं और उसके बाद फिर सिटी के अंदर हम लोग लाते हैं। सिटी के अंदर अलग अलग जगह पर सब स्टेशन बना होता है। ये जो ट्रांसमिशन पावर जो 33 kV की या 66 kV की लाइन है इसको सब स्टेशन तक लाया जाता है।
और सब स्टेशन पे क्या होगा, सब स्टेशन पर हम लोग इस वोल्टेज लेवल को यानी 33 kV को या 66 kV को हम लोग 11 kV के अंदर स्टेप डाउन कर लेंगे। स्टेप यहाँ पर स्टेप डाउन कर लिया गया और इसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर इतना दूर तक काम यानी रिसीव सब स्टेशन तक जो काम हुआ, जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक जो चले हम लोग, इतना दूर ट्रैवल करने को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है, ट्रैवल हम लोग किया है, इसको ट्रांसमिशन कहा जाएगा। और इसको भी फर्दर दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाएगा। इसको हम लोग यानी जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक यानी सिटी के आउटस्कर्ट तक जो चले हम लोग, इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे हम लोग, प्राइमरी ट्रांसमिशन। और रिसीविंग स्टेशन यानी 33 kV की लाइन जो अब ट्रैवल कर रही है, चल रही है, रन कर रही है, ये रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन का जो दूरी है, ये हमारे पास ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी और ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन मिलाकर ये कुल ट्रांसमिशन का काम हो गया हमारे पास। अब इसके बाद से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होगा। तो अब सब स्टेशन पे जब हमारे पास 11 kV स्टेप डाउन कर चुके हम लोग, यहाँ से अब वेरियस लोकेलिटी के अंदर, गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर हम लोग ये 11 kV की लाइन को सप्लाई करेंगे, रन कराएंगे। तो यहाँ से जब इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्री, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया, सब स्टेशन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाता है। एक तो हम लोकेलिटी के अंदर विलेजेस जो है, गांव है, यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर को। इसके अलावा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जितने भी सब जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया है। तो ये जो हमारा इतना दूर सब स्टेशन से यहाँ तक जो ट्रैवल करें डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, ये हमारे पास सेकेंडरी, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सब स्टेशन पे हैं यानी 11 kV की लाइन ट्रैवल कर रही है। मेन जो हमारे पास सिटी का मेन रोड्स है, उस रोड के अंदर 11 kV की लाइन हमारी रन कर रही है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हमको मिलता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर क्या करते हैं हम लोग, 11 kV को 400 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन इज़ नथिंग बट हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, हमारे कॉलोनी के पास, हमारे गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, यही ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कहलाता है, जहां पर स्टेप डाउन का काम होता है। 11 kV को 400 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही 400 वोल्ट 230 वोल्ट्स हमारा लोड यानी कंज्यूमर तक, हम लोग तक, घर तक पहुँचता है। तो ये कुल मिलाकर हम लोग जनरेशन से स्टार्ट किया था, जनरेटिंग स्टेशन से, और लोड कंज्यूमर तक हम लोग पहुंच गए, अपने घर तक सप्लाई हमारी पहुंच गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख ली, 400 230 वोल्ट्स के अंदर हमारे पास फेज़ या वायर कितना होगा। तो शुरू से ऊपर से चलते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन के अंदर भी हमारे पास जो फेज़ होता है, ये फेज़ 3 फेज़ होता है। यानी हमारे पास जो जनरेशन का काम हो रहा है, ये 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम होगा यहाँ पर, यानी RYB 3 फेज़ होगा और वायर भी 3 ही होगा। ठीक है, इसके पार यानी यहाँ जनरेशन का काम भी हुआ और जो प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, ये भी 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम के अंदर होगा। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी हमारे पास 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम के अंदर होगा। और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर 11 kV की लाइन ट्रैवल कर रही है, रन कर रही है, ये प्राइमरी हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज़ 3 वायर के अंदर होगा। यानी यहाँ पर भी सिर्फ RYB हमारे पास वायर होगा और फेज़ भी 3 ही होगा। लेकिन यहाँ पर समझते हैं 3 फेज़ 4 वायर यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से लेकर हमारे घर तक, कंज्यूमर तक, लोड तक जो हमारा वायर रन कर रहा है, यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम होगा, 3 फेज़ 4 वायर। ये 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम के अंदर क्या है, क्या हमारे पास डिफरेंस है पहले वाले सिस्टम से। तो थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। 3 फेज़ और 3 फेज़ 4 वायर, अगर मान के चलिए ये RYB और ये चौथा हमारा न्यूट्रल वायर है, ये RYB हो गया और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। तो पहले जितना भी हमारे पास वायर था यानी सिस्टम था, वो सारे के अंदर हमारे पास 3 ही सिस्टम था, RYB 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम। ये कि हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचते हैं तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास, या तो हम लाइन टू लाइन वोल्टेज भी ले सकते हैं या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी ले सकते हैं। तो अगर आपको फेज़ वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज चाहिए आपको, तो किसी भी 2 फेज़ वायर से यानी RY के बीच आप कनेक्ट कर दीजिए तो भी आपको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा, यानी 400 वोल्ट्स
या वाई बी के बीच कनेक्ट कर दीजिएगा तो भी आपको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। ये हमारे पास आर और बी के बीच कनेक्ट कर दिएगा तो भी आपको लाइन वोल्टेज यानी 400 वोल्ट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 230 वोल्ट्स चाहते हैं तो कोई भी एक फेस और न्यूट्रल, चाहे वाई एन के अंदर आर एन के अंदर, आपको यहाँ पर 230 वोल्ट्स मिल जाएगा, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे घर के अंदर 230 वोल्ट सप्लाई आती है। तो इस तरह से हम लोग लोड कंज्यूमर तक पहुँचे, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर लोड तक, कंज्यूमर तक हमारा टोटल जो सिस्टम था वो उस पूरे सिस्टम को हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा आप स्विच गियर दिखाना चाहते हैं तो स्विच गियर सिस्टम यानी आप फ्यूज़ को, रिले को दिखा सकते हैं, सर्किट ब्रेकर को दिखा सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट पावर सिस्टम था, इस कंप्लीट पावर सिस्टम को या सप्लाई सिस्टम को हमने डायग्राम के माध्यम से, बहुत आसान डायग्राम के माध्यम से दर्शाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा आपको इससे कुछ फ़ायदा या आपको कुछ समझ में आया तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, IB टेक्निकल क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।